लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉल्ट एनालिसिस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा और हमने ये भी देखा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में दो केस होते हैं। एक होता है प्री फॉल्ट नो लोड केस, जिसमें कि फॉल्ट से पहले कोई करंट पास नहीं करता रहता है, जो कि जनरली पूछा जाता है और इजी पड़ता है। और दूसरा जो केस होता है वो होता है प्री फॉल्ट लोडेड केस, जिसमें पहले से कुछ पावर ट्रांसफर होता रहता है और तब फॉल्ट होता है। इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ता है और इसको जनरली पढ़ना चाहिए क्योंकि सिलेबस में है बट नहीं करवाया जाता है क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे इसको भी। तो देखिए, लास्ट में मैंने एक आपको होमवर्क भी दिया था, वो ये था। इसमें आपको निकालना था कि इस सिस्टम में यहाँ पर अगर फॉल्ट होता है तो कितना करंट फ्लो करता है। तो देखिए, इसको हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड किए हैं। पहला सेक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। और पावर बेस तो 10 MVA ले लेंगे और ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 33 किलोवोल्ट है, उसको यहाँ का बेस ले लेंगे तो यहाँ का 11 किलोवोल्ट हो जाएगा और यहाँ का 6.6 किलोवोल्ट हो जाएगा। हो सकता है आपको देखने में थोड़ा ये छोटा छोटा लग रहा हो, लेकिन हम आपको इसको बता देते हैं क्या सब आया है। आप बनाए होंगे तो आप अपने रिजल्ट से टैली कर लीजिएगा। सेक्शन 1 में जो xg1 आया है वो है J 0.15 pu, xg2 आया है 0.125 pu, Vg1 और Vg2 190 और ट्रांसफार्मर 1 का पर यूनिट वैल्यू आया है J 0.1 pu। जब हम लोग आते हैं ट्रांसमिशन लाइन के सेक्शन में, तो ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस दिया है ओम पर किलोमीटर और इसकी लंबाई है 30 किलोमीटर। तो इसका एक्चुअल जो इंपीडेंस निकलेगा वो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब निकलेगा। तो वो आ गया 8.1 प्लस J 10.8 ओम। अब इसकी पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए हमको जेड बेस निकालना पड़ेगा। तो जेड बेस अगर निकालेंगे तो 33 का स्क्वायर बाय 10 करेंगे तो वो 108.9 ओम आया। और जेड पी यू यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम इसको पोलर फॉर्म में लिख दिए हैं। आप अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखे होंगे तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर मैच कर सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू 0.124 एंगल 53.13 डिग्री। सिमिलरली सेक्शन 3 में आए तो यहाँ पे पावर बेस 10 MVA है और वोल्टेज बेस 6.6 किलोवोल्ट है। ट्रांसफार्मर 2 का अगर पर यूनिट निकालें तो वो आएगा J 0.16 pu और ट्रांसमिशन लाइन का यहाँ भी इंपीडेंस है पर किलोमीटर और 3 किलोमीटर के बाद फॉल्ट हो गया तो वो हम यहाँ से Z एक्चुअल निकाले हैं तो वो आया है 0.47 एंगल 30.65। यहाँ का Z बेस निकाले हैं तो आया है 4.356। देखिए, Z बेस हर सेक्शन का अपना अलग अलग होगा। इस सेक्शन का अलग होगा, इस सेक्शन का अलग होगा। ऐसा नहीं कि इस सेक्शन का निकल गया Z बेस तो यही इसमें अप्लाई करनी, गलत हो जाएगा। तो यहाँ का Z बेस आया 4.356 और यहाँ से आपने ZPU निकाला 0.108 एंगल 30.65 डिग्री PU। इन सब के बाद आप ये रिएक्टेंस डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग IFPU निकाल सकते हैं। अब ये जो पैरेलल ब्रांच है इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप इन दोनों को पैरेलल कर लीजिए और एक सोर्स लगा लीजिए कुछ इस तरह से, जो हम आपको बता चुके हैं पहले कि इन दोनों को पैरेलल कर लें कुछ इस तरह से। और 1 एंगल 0 करके ऐसे, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो भी होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालें तो ये कितना आ जाएगा, देखिए जरा, 0.15J इंटू 0.125J डिवाइडेड बाई 0.15J प्लस 0.125J। तो ये आ रहा है 0.068J, 0.0682J, 0.0682J। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.0682J, ठीक है। ये है। अब तो ये बहुत सिंपल है ना। अब तो सिंपल आप बना सकते हैं। देखिए, इसको बनाने का ना एक्चुअली एक और मेथड लोग बताते हैं, थेवेनिन्स मेथड। तो थेवेनिन्स मेथड में क्या है कि यहाँ जो शॉर्ट सर्किट है, थेवेनिन थ्योरम में जैसे हम लोग को जहां भी
जिसके क्रॉस निकालना होता था करंट, वहां पहले ओपन करते थे और ओपन करके वहां का वोल्टेज निकालते थे VTH। जैसे कि यहाँ का हमको करंट निकालना है, तो अगर हम यहाँ पे ओपन करें तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, जो यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा, क्योंकि करंट तो कोई है नहीं, तो VTH कितना आ जाएगा 1∠0। थेवेनिन मेथड भी बहुत आसान है, आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं। और दूसरा हम लोग करते थे ZTH। ZTH में क्या करते थे कि यहाँ से देखते थे कि कितना इंपिडेंस है, सोर्स को शॉर्ट करके, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके, तो ये सब आपस में सीरीज में हो जाएगा, तो वहां से आपको क्या निकल जाएगा ZTH। और उसके बाद फाइनल फिगर क्या बना लेंगे आप, VTH ZTH, ठीक है ना। और ये तो शॉर्ट सर्किट है जहां करंट निकालना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आप जनरल जो तरीका है, यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये शॉर्टेड है और यहाँ पर 1∠0 का सोर्स है, तो यहाँ से IFPU जो आएगा वो आ जाएगा 1∠0 डिवाइडेड बाई इन सब का सम। तो इन सब का सम करने के लिए कैलकुलेटर पे अगर हम करें तो देखिए जरा क्या क्या आता है, 0.0682 करके हम आपको बताते हैं, टाइम क्यों बर्बाद करें। तो ये आपको जो इम्पीडेंस है वो आ जाएगा 0.51∠70.87 और IFPU आ जाएगा 1.958∠70.87। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो नेचर है फॉल्ट करंट का वो लैगिंग के जैसा ही है। यहाँ पर प्योरली लैगिंग इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ हम लोग कुछ रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब ये तो IFPU निकला, IF एक्चुअल के लिए आपको I बेस निकालना होगा यहाँ का, है ना। तो I बेस क्या हो जाएगा, SB into 1000 बाई वोल्टेज बेस 6.6, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 बाई 6.6, 15.151 एम्पियर। तो IF एक्चुअल आ जाएगा आपका this into this 1.958 angle minus 70.87 into 15.151, ये कितना आता है देखते हैं। Is it correct? No, 1 minute. तो IFPU जो इम्पीडेंस आएगा वो आएगा 0.51∠70.87 और IFPU आएगा 1.958∠70.87 पर यूनिट। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो एंगल है वो क्लोज टू 90 डिग्री है, मतलब हाईली लैगिंग तो है, एग्जैक्टली 90 डिग्री इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस भी लिया है। अब देखिए एक्चुअल निकालने के आपको I बेस निकालना पड़ेगा और I बेस होगा 10 into 1000 डिवाइडेड बाई √3 into 6.6। अब ये कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपको 874.773। So therefore IF actual will be equal to 874.773 into 1.958 angle minus 70.87। तो जरा देखते हैं कि ये कितना आता है। ये वैल्यू आ रही है 1712.805 एंगल माइनस 70.87 डिग्री एम्पियर। तो इतना फॉल्ट करंट फ्लो करेगा यहां से। तो एक पार्ट तो क्वेश्चन का ये हो गया। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये था कि 11 किलो वोल्ट वाले पर कितना वोल्टेज होगा फॉल्ट के समय। तो देखिए 11 किलो वोल्ट के बस पे आपको वोल्टेज पूछ रहा है, मतलब आपको यहाँ का वोल्टेज पूछ रहा है।
क्योंकि ये है ये आपको कंबाइंड हुआ जनरेटर का, ये ट्रांसफार्मर 1 का है, ये ट्रांसमिशन लाइन का है, ट्रांसफार्मर 2 का है और केबल का है। तो आपको यहाँ का वोल्टेज पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको इसका करंट पता चल चुका है, एक्चुअल करंट आईएफ पीयू पता है, पीयू में ही निकालते हैं, उसका एक्चुअल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता है 1.958 करंट यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ पे 1 एंगल 0 है और इससे पास हो रहा है करंट 1.958 एंगल -70.87। अब यहाँ का वोल्टेज कितना होगा ए पॉइंट का, इसमें से इसके ड्रॉप को घटा देंगे तो यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा। बोलिए, जब वोल्टेज मिल जाएगा पर यूनिट में तो उसका एक्चुअल तो निकाल ही सकते हैं। आइए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं तो हम इसको भी आपको बता देते हैं। तो VA PU में क्या होगा, VA PU में होगा 1 एंगल 0 माइनस VA PU will be 1 angle 0 minus 1.9528 angle -70.87 into 0.0682J, करेक्ट ना। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये आ जाएगा आपको 1 एंगल 0 माइनस 1.9528 एंगल -70.87 इंटू 0.0682। ओके, ये वैल्यू आ रही है 0.875 एंगल -2.858 pu। यानी आप देख सकते हैं यहाँ का वोल्टेज 1 एंगल 0 है और यहाँ का वोल्टेज आ गया 0.875 एंगल -2.858। लेकिन ये तो पर यूनिट में है, एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगी। तो आपको ये एक्चुअल वैल्यू निकालना है, मतलब ये जो पार्ट है, हम यहाँ पर फिगर तो मिटा दिए, लेकिन ये जो पार्ट है जनरेटर के जस्ट बाद वाला, मतलब वो सेक्शन 1 में पड़ता है ना। तो VA एक्चुअल जो होगा वो होगा VA PU इंटू V बेस, जो कि सेक्शन 1 में पड़ता है, तो सेक्शन 1 का बेस वोल्टेज लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0.875 एंगल -2.858 इंटू VB, और VB सेक्शन 1 का बेस वोल्टेज कितना है 11,000 या 11 किलो वोल्ट लिखेंगे तो किलो वोल्ट में ही आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आता है देखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, तो ये वैल्यू आ रही है 9.628 एंगल, तो ये आ जाएगा -2.858 डिग्री वोल्ट, किलो वोल्ट। मतलब यहां से जनरेट हुआ 11 किलो वोल्ट और फॉल्ट के समय बस का वोल्टेज कितना हो गया 9.628 किलो वोल्ट। यही आपसे पूछा था, ठीक है, हाँ 9.68। तो ये जो केस 1 है उसके हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए। अब आइए देखते हैं केस 2 को कैसे बनाएंगे और उसका एक क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन केस 2 का है, क्योंकि क्वेश्चन को देखिए आप, एक तो जनरेटर है 25 MVA 11 किलोवोल्ट x = 15%, ट्रांसफार्मर है 25 MVA 11/66 किलोवोल्ट x = 10%, ट्रांसमिशन लाइन है x = 10% ऑन 25 MVA 66 किलोवोल्ट बेस, और ट्रांसफार्मर है 25 MVA 66/11 किलोवोल्ट x = 10%, और ये मोटर है जिसकी रेटिंग है 25 MVA 11 किलोवोल्ट x = 15%। जानबूझ के ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो भी रेटिंग है ना, वो आपको मतलब जो भी आप बेस मानेंगे उसके हिसाब से ही दिया। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ का बेस मानेंगे 66 किलोवोल्ट 25 MVA, सबका 25 MVA, तो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस क्या आएगा 10% ही आएगा, इसका जो रिएक्टेंस है 15% वही आएगा अगर आप करेंगे भी। क्यों? क्योंकि नया भी पावर ये 25 MVA, पुराना भी वही होगा, वोल्टेज भी 11 किलोवोल्ट होगा, सबका 25 MVA है।
तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आपको इसमें किसी का पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं, रिएक्टेंस निकालना पर यूनिट किसी का जरूरत नहीं, क्योंकि सबका अपने रेटिंग के हिसाब से दिया हुआ है। अब देखिए ना, आप कर निकाल के भी देख सकते हो, इसका भी निकालोगे तो क्या होगा 0.15 इंटू 25/25, 25 ही तो लोगे पावर बेस, और क्या लोगे। अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो अपने मन से कुछ मानोगे तो फिर हर का फिर से निकालना होगा। तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, देखिए नीचे स्टार्ट होता है, मोटर इज ड्रॉइंग 15 मेगावाट एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। मोटर मतलब फॉल्ट होने से पहले मोटर कितना पावर ले रहा है, तो 15 मेगावाट पावर ले रहा है 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग के हिसाब से, है ना। तो मोटर 15 मेगावाट ले रहा है, और उस समय जैसा मैंने आपको कहा था कि मोटर जब लोड होगा तो यहाँ जितना वोल्टेज जनरेट हुआ है पूरा का पूरा यहाँ नहीं मिलेगा, कुछ यहाँ भी कम होगा, कुछ ट्रांसमिशन लाइंस में भी ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज मोटर को कितना मिल रहा है 10.6 किलो वोल्ट। फॉल्ट होने से जस्ट पहले मोटर इतना पावर ले रहा है इस पावर फैक्टर पे, और उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 10.6 किलो वोल्ट। व्हेन ए सिमेट्रिकल फॉल्ट अकर्स एट मोटर टर्मिनल्स, जब ये प्रक्रिया चल रही थी उसी समय एक सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया मोटर के टर्मिनल पे, मतलब मोटर के बगल में। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड सब ट्रांजिएंट करंट इन जनरेटर मोटर एंड फॉल्ट। जनरेटर उस समय जिस समय फॉल्ट हुआ तो उस फॉल्ट के करंट की वैल्यू बताइए कि वो जनरेटर से कितना जा रहा होगा, मोटर से कितना जा रहा होगा, और फॉल्ट में कितना जा रहा होगा। तो अब इस चीज को समझने के लिए आपको तीन चीज समझना होगा। सबसे पहला जो दो चीज है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में जब प्री फॉल्ट लोडेड कंडीशन है तो यहाँ पे आपको EG डबल डैश निकालना पड़ेगा, क्योंकि जनरेटेड वोल्टेज इसकी रेटिंग 11 किलो वोल्ट है, लेकिन ये जनरेट 11 किलो वोल्ट नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि जब लोड कनेक्टेड होगा तो लोड के कारण कुछ मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, जिसके कारण इसके वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। और जब तक आप उस जनरेटेड वोल्टेज को नहीं निकालेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि अभी तक पिछले जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सब में जनरेटर का वोल्टेज 1∠0 ले रहे थे, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे। तो यहाँ पे 1∠0 नहीं ले सकते, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, V आउटपुट प्लस JXD डबल डैश प्लस X एक्सटर्नल जो भी है IO। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको कहा भी था कि आपको V आउटपुट दे देगा, पावर दे देगा, तो यहाँ पे अगर आपको EG डबल डैश निकालना है, मतलब इस जनरेटर का अब कहा दिया है सब ट्रांजिएंट करंट है, तो यहाँ डबल डैश ही, अगर कहता है ट्रांजिएंट करंट निकालिए तो सिंगल डैश लेते हैं। तो EG डबल डैश जो है V आउटपुट मतलब जहां पे फॉल्ट हुआ वहां का वोल्टेज, तो फॉल्ट हुआ है मोटर के टर्मिनल के बगल में, तो वहां का वोल्टेज कितना पता है आपको 10.6 किलो वोल्ट, तो V आउटपुट तो आपको पता है। XD डबल डैश अभी रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे उससे पता चल जाएगा, X एक्सटर्नल रिएक्टेंस डायग्राम से पता चल जाएगा। I नॉट का मतलब ये है कि फॉल्ट होने से जस्ट पहले कितना करंट फ्लो कर रहा था ट्रांसमिशन लाइन में, या लोड को कितना करंट मिल रहा था उस समय, है ना। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इससे 15 मेगावाट और पावर फैक्टर जो है उससे निकलेगा। कैसे निकलेगा देखेंगे। अच्छा, एक और चीज जो निकालना होगा आपको इसमें EM डबल डैश, ये भी आपको बताए हैं, ये भी निकालना होगा, और इसकी वैल्यू होगी V आउटपुट माइनस JXD डबल डैश प्लस अगर कोई एक्सटर्नल आएगा देखेंगे इनटू IO, इससे ये EM डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको रिएक्टेंस निकालना हो तो पहले तो रिएक्टेंस निकालेंगे, उसके बाद रिएक्टेंस डायग्राम बना लेंगे, अभी बनाते हैं रिएक्टेंस डायग्राम, और उसके बाद आपको EG डबल डैश और EM डबल डैश निकालना होगा। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं
वोल्टेज बिहाइंड सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, जनरेटर वोल्टेज, और ये है मोटर वोल्टेज, वोल्टेज बिहाइंड सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। अच्छा, इन दो चीजों के अलावा एक और चीज जो आपको जाननी जरूरी है वो ये है, समझिए। मान लीजिए कोई मोटर है, हम लोग डीसी मोटर पढ़ चुके हैं, तो डीसी मोटर ही मान लीजिए कि कोई डीसी मोटर है और उसके इस तरफ एक डीसी सोर्स है ना, और ये सोर्स इसको पावर दे रहा है। तो हाँ, तो देखिए कि डीसी मोटर में जब इस तरह से यहां से हम लोग सप्लाई देते थे, ठीक है, तो यहां पे एक वोल्टेज इंड्यूस होता था ई, बैक ईएमएफ, है ना, ठीक है, और मोटर मूव करता रहता था अपना जो भी डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन ये वोल्टेज इंड्यूस होता था हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। देख चुके हम लोग। अब अगर मान लीजिए कि ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन उसी में बीच में क्या हो गया कि यहां पे शॉर्ट हो गया, तो क्या होगा? मोटर मूव कर रहा था, उसमें बैक ईएमएफ जनरेटेड था, करंट इधर से आ रहा था, और उसी समय वोल्टेज सोर्स हटा के अगर हम इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दें तो क्या होगा? तो होगा ये कि मोटर के मूवमेंट का डायरेक्शन तो वही रहेगा, क्योंकि इनर्शिया है, एकाएक तो खत्म हो नहीं सकता है मूवमेंट। वोल्टेज के जनरेशन का डायरेक्शन भी यही है। तो अब क्या होगा कि मोटर अपने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, है ना, क्योंकि वोल्टेज यहां पर है। हाँ, तो अब जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इधर इसमें सप्लाई देगा। करंट का डायरेक्शन जब चेंज हो जाएगा तो मोटर पे एक जिस डायरेक्शन में पहले टॉर्क लग रहा था, अब उसके कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, क्योंकि पहले करंट था इधर, हम लोगों को पता है F = BIL, है ना। तो क्या है कि एक्सटर्नल सोर्स खत्म हो गया, है ना, एक्सटर्नल सोर्स खत्म हो गया है, यहां पर जो वोल्टेज है उसके कारण एक करंट इधर से इसमें भी फ्लो करेगा। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तब जैसे यहां पे फॉल्ट हुआ तो ना सिर्फ ये जनरेटर इसको फीड करता है फॉल्ट को, बल्कि मोटर भी उसको सप्लाई देता है फॉल्ट को। ये बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है। पहले यहां से पावर का फ्लो इधर हो रहा था, है ना, जनरेटर से मोटर, बस बार से मोटर, लेकिन जब यहां पे फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, और यहां पे मोटर, चाहे एसी मोटर हो, इंडक्शन मोटर हो, डीसी मोटर हो, सब में बैक ईएमएफ बनता है। तो जैसे ही यहां पे फॉल्ट होगा, यहां पे तो वोल्टेज इंड्यूस है ना, तो जैसे ही फॉल्ट होगा वैसे जनरेटर से तो सप्लाई मिलेगा ही इसको, मोटर भी इसको सप्लाई देगा फॉल्ट को, है ना, और रिजल्टेंट करंट जो होगा वो इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो और जब तक इसका वोल्टेज है, तब जब तक मूवमेंट है, जब तक मोटर मूव कर रहा है, तब तक उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा, है ना। तो तब तक ये इधर सप्लाई करेगा। धीरे धीरे जब मोटर रुक जाएगा तब फिर इधर से सप्लाई वोल्टेज होना बंद, क्योंकि मोटर रुक जाएगा तो ये की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो इधर सप्लाई होना बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक ये है ये, तब तक ये दोनों मिलकर सप्लाई करेंगे, और तब इसका मतलब ये हुआ कि फॉल्ट करंट की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज होगी, और थोड़ी देर में तो फिर सप्लाई ब्रेकर वगैरह जो है वो इसको ट्रिप करके सप्लाई को ही काट देगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सब ट्रांजिएंट करंट है, जो ट्रांजिएंट करंट है, जब तक भी वो फॉल्ट करंट होगा, अगर स्टार्टिंग से देखें तो उसमें जनरेटर का भी कंट्रीब्यूशन होगा और मोटर का भी कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। या तो पहले ब्रेकर ट्रिप कर दे, ब्रेकर ही पहले ट्रिप करेगा तो फिर सप्लाई बंद हो जाएगी इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि मोटर के भी क्रॉस ब्रेकर लगा रहता है ना।
तो या तो ब्रेकर ट्रिप करके सप्लाई बंद कर दे, या फिर जब ये मोटर खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, मतलब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस 0 हो जाएगा, तब फिर ये फ्लो करना बंद कर देगा। लेकिन चूंकि हम लोगों को कैलकुलेट करना है मैक्सिमम करंट और इस तरह से, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में जब प्री फॉल्ट का कंडीशन होता है तो फॉल्ट करंट में जनरेटर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, मोटर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। रिजल्टेंट करंट उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो आइए अब हम लोग इसका एक रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं और फिर इन दोनों टर्म्स को निकालते हैं और फिर उसके बाद इसको फाइनल करते हैं। इसका रिएक्टेंस डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये जनरेटर का वोल्टेज Eg डबल डैश जिसको निकालेंगे, जनरेटर का रिएक्टेंस 0.15 J, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस J.1, ट्रांसमिशन लाइन का J.1, ट्रांसफार्मर का J.1, फॉल्ट आ गया यहीं पे, और मोटर का J.15 और EM डबल डैश, ठीक है। अब देखिए फॉल्ट जहां पे आया है वहां का जो वोल्टेज है V आउटपुट जो हम लोग निकालते हैं, V आउटपुट जो फॉर्मूला में जो V आउटपुट चाहिए वो V आउटपुट है जहां पे फॉल्ट आया वहां का वोल्टेज। तो वो वोल्टेज की वैल्यू तो हम लोग को पता है 10.6 किलो वोल्ट, लेकिन पर यूनिट में निकालना है। तो यहाँ पर का बेस वैल्यू क्या होगा, V आउटपुट पर यूनिट, है ना। यहाँ की बेस वैल्यू क्या होगी, 11 किलो वोल्ट होगी। तो ये हो जाएगा 10.6 बाई 11, 10.6 क्योंकि क्वेश्चन में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10.6, 0.963, तो 0.963 है ना। इसको एंगल 0 मान लें, एंगल 0 PU। तो Eg डबल डैश निकालने के लिए V आउटपुट चाहिए, वो तो मिल गया, लेकिन एक और चीज चाहिए I नॉट, I आउटपुट। अब I आउटपुट के लिए आपको डाटा दिया गया है ये सारी चीजें। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। आउटपुट पावर, जो मोटर फॉल्ट से जस्ट पहले जो पावर ले रहा था वो था 15 मेगावाट। अब देखिए जो S3 फेज जो होता है, एक्चुअल की बात कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है √3 VL IL cos थीटा। अब यहाँ पे एक्चुअल पावर कितना ले रहे हैं, 15 मेगावाट, 15 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल टू √3 इंटू वोल्टेज कितना ले रहे हैं 10.6 किलो वोल्ट। तो 10.6 लाइन वोल्टेज है, 10.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू IL तो पता नहीं, cos 5 पता है 0.2। तो यहाँ से IL निकल सकता है कि मोटर एक्चुअली कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, और एक्चुअल निकल जाएगा तो पर मिनट में निकाल सकते हैं। तो IL कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर 3 तो ऐसे ही कट रहा है, तो 15,000 बटे ये सब आ जाएगा। तो उसको करें जरा, 15,000 डिवाइडेड बाय 10.6 इंटू √3 इंटू 0.8, ठीक है। 10.6 इंटू √3 इंटू 0.8, तो ये आ रहा है 1021.256 एम्पेयर। ये इतना करंट ले रहा था नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन में भी ये आपका जो रोटर है वो इतना करंट ले रहा था, ठीक है ना। अब हमको इसकी पर यूनिट चाहिए वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू चाहिए, ठीक है। लाइन करंट, फेज करंट, स्टार में तो सेम होता है। तो पर यूनिट वैल्यू के लिए हमको निकालना पड़ेगा यहाँ का बेस वैल्यू। तो IB क्या हो जाएगा, IB देखें तो IB यहाँ का बेस हो जाएगा आपको 25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 11, ठीक है। अब ये I बेस की वैल्यू कितनी आएगी, तो I बेस की वैल्यू आ जाएगी 25,000 डिवाइडेड बाई 11 इंटू √3, ये आ जाएगा आपको 1312.16 एम्पेयर। तो अब आप यहां से I आउटपुट एक्चुअल निकाल सकते हैं, हम इसको मिटा दें। I आउटपुट एक्चुअल नहीं, सॉरी, I आउटपुट पर यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। और वहां से फिर Eg डबल डैश और EM डबल डैश निकाल लेंगे
और वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। Eg डबल डैश Em डबल डैश निकल गया तब तो आप देख सकते हैं सुपरपोजिशन लगा करके हम आंसर बना लेंगे। तो आइए देखते हैं। Therefore I output, अब इसको ऐसे ही लेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, I output will be 1021 actual by base 0.256 divided by 1312.16, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 1021.256 divided by 1312.16, यार है 0.778 pu। और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, जो कि हमको पता है कि करंट लीड कर रहा है ना 0.8 पावर फैक्टर से। किससे लीड कर रहा है? यहाँ के वोल्टेज से, इसी से लीड कर रहा होगा ना, यहाँ के वोल्टेज से 0.8 पावर फैक्टर से लीड कर रहा है, मतलब एंगल 36.86 प्लस में आ रहा है इसका। तो यहाँ का वोल्टेज हमने जीरो में लिया है, एंगल जीरो, यहाँ का वोल्टेज एंगल जीरो लिए हैं, तो यहाँ का जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0.778 एंगल 36.86 डिग्री pu। अब Eg डबल डैश हो जाएगा V आउटपुट डैश यानी 0.963 एंगल 0 प्लस I आउटपुट 0.778 एंगल 36.86 इनटू जे में जितने भी यहां से लेकर के यहां तक का जितना भी रिएक्टेंस है वो सब एड अप होगा। तो यहां पे देखें तो कितना हो जाएगा 0.15 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1। तो ये Eg डबल डैश की वैल्यू कितनी आ रही है जरा देखते हैं, ठीक है, हम आपको बताते हैं, देखते हैं। तो Eg डबल डैश जो आएगा आपको वो ये आएगा कुछ, जो इसको ऐड करेंगे तो 0.803 एंगल 20.405। सिमिलरली अगर हम Em डबल डैश निकालें तो ये हो जाएगा 0.963 एंगल 0 माइनस 0.778 एंगल 36.86 इनटू जे इसका रिएक्टेंस होगा मोटर से लेकर के फॉल्ट के बीच का रिएक्टेंस है, मतलब सिर्फ ये जे 0.15 और ये वैल्यू आएगी आप अगर देखिए तो 0.963 एंगल 0 माइनस 0.778 एंगल 36.86 इनटू 0.15 ये आ रहा है 1.037 एंगल माइनस 5.1648, ठीक है, 165 ही लेते हैं इसको। तो ये आपका Eg है और ये आपका Em है, ठीक है। तो यानी कि आपको Eg डबल डैश और Em डबल डैश पता चल गया, तो अब आप Ig डबल डैश और Im डबल डैश निकाल सकते हैं, ठीक है ना। Ig डबल डैश क्या हो जाएगा देखिए, therefore Ig डबल डैश इक्वल टू वोल्टेज जीरो, मतलब सुपरपोजिशन लगा रहे हैं तो 0.803 एंगल 20.405 डिवाइडेड बाय इंपेडेंस जो कि कितना है J 0.45। तो ये करंट कितना आएगा तो ये वैल्यू आ रही है 1.784 एंगल माइनस 69.59 डिग्री पर मिनट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम Im डबल डैश निकालें तो हमको ये भी निकालना था, Ig डबल डैश भी निकालना था, है ना।
और अगर हम IM डबल डैश निकालें तो ये आएगा, IM डबल डैश आएगा 1.037 एंगल -5.165 डिवाइडेड बाई J 0.15। तो ये कितना आएगा? ये आ रहा है 6.913 एंगल -95.165 ठीक है। और जो आपका IF होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो IF डबल डैश इक्वल टू IG डबल डैश प्लस IM डबल डैश। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये हो जाएगा 8.557 एंगल -90 डिग्री PU। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग को निकालना था, IG निकालना था, IM निकालना था और ये तीनों निकल गया पर यूनिट में। अब अगर हम पहले IG एक्चुअल निकालना चाहें तो हमको बेस बेस निकालना पड़ेगा जनरेटर के जगह पर। तो जनरेटर की जगह पर बेस कितना हो जाएगा? पावर तो सब जगह वही है 25 × 1000 डिवाइडेड बाय √3 × 11। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देखिए जरा। ये आ जाएगा आपको 1312.16 एम्पीयर। तो देयरफॉर IG डबल डैश एक्चुअल कितना हो जाएगा? दिस इनटू दिस। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 1.784 से तो ये आ रहा है 2340.893 एंगल -69.59 एम्पीयर। ठीक है, IG डबल डैश एक्चुअल की जो वैल्यू आ रही है वो ये लगभग आ रही है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम IM एक्चुअल निकालना चाहें तो मोटर के इंड पे जो बेस वोल्टेज है वो एक बार फिर से कितना है? 11 किलोवोल्ट। तो अगर हम IMB निकालें वो हो जाएगा 25। तो IMB भी वही हो जाएगा क्योंकि 25 MV वो भी है और यही है। तो ये भी कितना है? 1312.16 एम्पीयर। ठीक है, तो IM डबल डैश एक्चुअल क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे IM डबल डैश से। ये बेस है PU में, तो हमको निकालना है एक्चुअल में। तो 1312.16 इंटू 6.913 एंगल -95.165। तो ये आ रहा है आपको 9070 वैल्यू। quite huge 9070.962 एंगल -95.165। ओके, अब फाइनली अगर हम लोग IF डबल डैश निकालें, इसका भी पर यूनिट से अगर कन्वर्ट करें, पर यूनिट से अगर इसको भी कन्वर्ट करें तो वहां पे जहां पे फॉल्ट हुआ वहां पर भी बेस वैल्यू करंट की वही होगी क्योंकि फॉल्ट भी हुआ है मोटर के बगल में 11 किलोवोल्ट वाला है। तो IF डबल डैश जो एक्चुअल होगा वो होगा 1312.16 इंटू जो यहाँ पे आया है टोटल 8.557 एंगल -90। ये कितना हो जाएगा देखिए। ये आ रहा है 11,228.153 एंगल -90 डिग्री। तो
तो ये इसका एक आपको सॉल्यूशन मिला, ठीक है। तो इस तरह से केस 2 के क्वेश्चंस को बनाते हैं। पहले EG डबल डैश EM डबल डैश निकालेंगे, उसके बाद वो निकल जाएगा तो सर्किट को सॉल्व करके IG डबल डैश निकालेंगे, IM डबल डैश निकालेंगे, उन दोनों का सम आपको IF डबल डैश होगा, और फिर पर यूनिट वैल्यूज हैं उनसे एक्चुअल कैसे निकालेंगे ये तो आपको पता है। तो इस तरह से केस 2 के प्रॉब्लम खत्म हो गए। इसका एक और प्रॉब्लम हम आपको ग्रुप पे डाल देंगे, तो वहां से आप बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।